नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मॉर्निंग, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, ऑल्सो डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डॉक्टर रोशन खानीजो। डॉक्टर रोशन की जो क्रेडेंशियल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी इज अ पीएचडी इन न्यूक्लियर मैटर्स, देन मैम वाज आल्सो डायरेक्टर यूएसआई, United Services of India, which is the oldest organization when it comes to army men, and also director program and events at clause. So आज का जो मुद्दा है सर बहुत तड़कता भड़कता होने वाला है, अपने व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें पैरेलली हो रही हैं। पहले तो आसिम मुनीर जी जा रहे हैं यूएस, मोदी जी जा रहे हैं चाइना। गेम पीछे बड़ी अच्छी मजेदार चल रही है। हॉलीवुड बॉलीवुड सबको बंद करने का ठेका ले रखा है इस वक्त। जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट हैज नेवर बीन सो इंटरेस्टिंग। इन फैक्ट सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू, ये आसिम मुनीर अमेरिका क्यों जा रहे हैं सर? धन्यवाद गायत्री। ये 1998 के जैसी सिचुएशन है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दी थी और आज स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए 3 चीजें बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हैं। पहला फार्म, दूसरा डेयरी और तीसरा फिशरी। क्योंकि आप जानते हैं श्रिम्प जो है हमारा लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स है, काफ़ी रेवेन्यू मिलता है हमको। सो और ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बोला, ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे जबकि मुझे पता है कि मुझे इसके लिए व्यक्तिगत रूप में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उनकी स्टेटमेंट में है। अगर आप ढूंढ लें बीच में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप उस स्टेटमेंट को प्ले कर सकती हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि मैं इसके लिए, मुझे पता है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। व्यक्तिगत कीमत क्या हो सकती है? यस, तो ही हैज सेड कि आई नो वी विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस। इसने गलती की है, वी नहीं बोला था, उन्होंने मुझे बोला है। हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में स्पीच दी है उन्होंने मुझे बोला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये क्लियर है। वी नहीं है, वी नहीं है, वी में सब लोग शामिल हो जाते हैं, ये मुझे है। अब इसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है। अब इसकी पूरी जो इसकी जो रेंज, मुझे का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, राइट? हमें से व्यक्तिगत थोड़ा होगा। व्यक्तिगत मीन्स मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, हेवी। अब एक प्राइम मिनिस्टर अगर हेवी कीमत की बात कर रहा है और व्यक्तिगत भी साथ में जोड़ रहा है, उसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? उसका अर्थ ये निकलता है, या हो सकता है उसको निकालने पे मजबूर कर दिया जाए, कुछ ऐसी राष्ट्र में सिचुएशन पैदा करी जाए। आपको पता है, खाली पाकिस्तान की डीप स्टेट नहीं है, और भी कई देश हैं जिनकी डीप स्टेट है। चाहे वो अब हमारे एडवर्सरीज को ले लीजिए, या चाहे वो हमारे पुराने दोस्त अब दुश्मन। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो ये जो रेंज है, हो सकता है उनको कुछ ऐसी परिस्थिति आए, उनको रिजाइन करना पड़ जाए। कई सारे मुद्दे हैं जिसमें कि उनके ही लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। जैसे 75 साल उम्र उनकी अगले साल हो रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको जान का खतरा हो, उनको थ्रेट्स भी मिली हो कि अगर आप हमारे साथ हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे तो हम इसके परिणाम बुरे होंगे। उनको शायद इंटेल मिली हो, कुछ ऐसी एजेंसी। मैं ये सिर्फ वो कर रहा हूँ क्योंकि एक असेसमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। बट कहने का मतलब ये है कि ये एक मेजर एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो रही है। ये जब ट्वीट मैंने किया है, आप नहीं मानेंगे, विद इन 3 घंटे के अंदर, मैं नॉर्मली मेरे ट्वीट्स में 200, 250, 300 लोग आते हैं, 2.5-3 घंटे में ये 1,500 व्यूज क्रॉस कर चुका है। 62 लोगों ने इसको लाइक कर रखा है, 22 लोगों ने रीपोस्ट किया है और 7 कमेंट्स आ चुके हैं इसके ऊपर। कहने का मतलब ये एक बहुत ही लाइव सिचुएशन में है हम, और इस समय भारत को बहुत ही संभल के चलना है। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं ये अपनी बात को इस पर्टिकुलर ट्वीट द्वारा और
मजबूत करूं आपके चैनल पर आकर के। ये तो हो गई भाई इस समय की जो परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में पहली चीज जो आपने भी बोली है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं वो दोबारा जा रहे हैं यूएस में। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो कुरिला साहब जो हैं सेंट कॉम के जो कमांडर इन चीफ जिनको बोलते हैं सीएमसी हैं सेंट कॉम के, उनको वो टेम्पा फ्लोरिडा में एक जगह है टेम्पा करके, वहाँ इनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर इनको रिटायरमेंट पार्टी दी जा रही है। उनका एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीइंग ऑफ हो रही है। उस सीइंग ऑफ में पाकिस्तान के चीफ को भी बुलाया गया है। और वो किस लिए बुलाया गया है? ओपनली तो ये बोला जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने इनको इम्तियाज़े हैदर का खिताब दिया था, जो कि एक पाकिस्तान की मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो खुश होकर के इन्होंने उनको बुलाया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कई सारी ऐसी चीजें जो हैं जो कि इस समय हमको ध्यान में रखनी। क्यों क्यों बुलाया है? क्यों जल्दी जल्दी जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं भागे जा रहे हैं? अब आप पुराने पाकिस्तान के चीफ्स को देखिए, वो कहाँ भाग के जाते हैं जब उनका अंत नजदीक आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। या फिर लंदन। अच्छा, या फिर लंदन कम जाते हैं। अगर 99% ये सारे अमेरिका जाते हैं। चीफ्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जनरल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। चीफ्स तकरीबन तकरीबन सारे, मुशर्रफ भी वहीं गए, सारे चीफ जनरली वहीं जाते हैं जिनको देश में ठिकाना नहीं मिलता है। ओके, सो एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अमेरिका जो है इस समय इंडिया को एक लेसन देना चाहता है कि आप हमारे खिलाफ कैसे हो सकते हो। तो हम जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे आपको अपनी जगह दिखाने के लिए। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कोई प्लानिंग चल रही है बिटवीन यूएस और पाकिस्तान के बीच में फील्ड मार्शल साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए पाकिस्तान का। और इसलिए वो क्या करेंगे कि भाई अगर ये राष्ट्रपति बनने वाला है तो इससे पहले ही रिश्ते आप बना लीजिए, और फिर जब हम ये बन जाएगा तब हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। किस तरह के काम? बेसिस की जरूरत पड़ेगी उसको। बेसिस क्यों चाहिए? उसको ईरान पे निगरानी रखनी है, उसको रशिया पे निगरानी रखनी है, और उसको चाइना को काउंटर करना है। अब क्या हो गया, उसको इंडिया को भी काउंटर करना है। जिस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ रही है कि अब इंडिया भी बैकआउट नहीं कर रहा है और यूएस भी बैकआउट नहीं कर रहा है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि इंडिया को बैकआउट नहीं करना चाहिए, भले ही हमको 1998 वाली सिचुएशन में आना पड़े। हमारे अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो गुलामी है हाईटेक इक्विपमेंट के लिए, चिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, उसके लिए घर पर बैठकर सॉल्यूशन निकालें। अपनी एरिया का एक्सप्लोरेशन करें, अपने इलाके से रेयर अर्थ अगर मिल रहा है तो निकालें उसको, ऑयल अगर अंडमान में मिल रहा है तो निकालें उसको, खुद की एक्सप्लोरेशन करिए अपने देश में। शायद कहीं ना कहीं, अब आपको एग्जांपल दूंगा, एक कंट्री थी शायद अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, जहाँ पे, अफ्रीका में शायद 46 बार लोगों ने कुएं खोदे, क्योंकि लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पर कुआं है, तेल है। तो लोग हार मान चुके थे, तो किसी ने बोला एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो जब वो 47वीं बार खोद रहे थे, तेल निकल गया। और आज वो जो देश है तेल में नहाता है। सो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आपको पता है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो हम लोग भगवान होता है। हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंटली अगर अपना सोल्यूशन निकालेंगे तो शायद हम ज़्यादा देर तक अपने आप को इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारी वॉर स्टेमिना बढ़ सकती है। हम 1 साल 2 साल जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको हम उसका सामना कर सकते हैं। हमें आप सिंदूर की तरह जल्दी से लड़ाई को ख़त्म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमको फ़ायदे में ला सकती हैं। तो ये एक अवसर मानता हूँ। अब हमारे जो प्रधानमंत्री आरआईसी में क्यों गए हैं? देखिए, एक एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस तो आ गई है। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया बढ़े, अमेरिका भी नहीं चाहता कि इंडिया बढ़े आगे। सो इसलिए हो सकता है चाइना जो है
कोशिश करे इस तरह की कोई चीज करने की जिसमें वो डील कर ले और इंडिया का और नुकसान हो। तो इसको इस टेम्परेरी जो रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं हमारे रीजन में और पूरे विश्व में, उसमें अपना रास्ता तलाशने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी शायद इसी इसी वजह से एससीओ मीटिंग में जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी आता है, एससीओ मीटिंग में। तो वहां पर क्या खिचड़ी बन रही है, क्या चल रहा है, उनको कुछ इसका अंदाजा लगेगा। तीसरा चीज ये है कि आरआईसी में खाली 3 देश हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। मुझे लगता है कि वहां पे एससीओ से ज्यादा आरआईसी के ऊपर मीटिंग होगी, फोकस। किस तरह से हम आरआईसी को फोकस में लाएं। तो ये हो सकता है प्रधानमंत्री जी का एक एम रहा हो कि हम इस बार चाइना में जाएंगे। और एक इनडायरेक्ट मैसेज यूएस को भी दी है, भाई तुम अकेले नहीं हो हमें सपोर्ट करने वाले, अगर हमें जरूरत हुई तुम्हारे टैरिफ से बाहर निकलने के लिए और भी कई रास्ते हैं हमारे पास, उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा, नहीं तो मैं पूरा टाइम मैं ही बोलता रहूंगा। अब मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करके मैं आपको दोबारा हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप डॉक्टर रोशन से जो पूछना चाहिए पूछें। जी, वेलकम मैम। मैम, आरआईसी हो रहा है, इसको कंसोलिडेट करने में, पहले तो ये लूज यूनिट था, इसको कंसोलिडेट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। गायत्री, पहले तो आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। और जैसे कि आपने बोला, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ और इससे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर यूएसआई में थी। और जैसा कि आप का प्रश्न है, अगर आप देखें कि रूस, भारत और चीन, इन तीनों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे अहम मुद्दा इसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का है। मैम, आपने कहा कि पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है। व्हाट अबाउट ट्रम्प? मुझे तो लगता है ट्रम्प इज द मोस्ट बिगेस्ट सीमेंटिंग फैक्टर। एब्सोल्युटली, बिकॉज ट्रम्प ही है जिन्होंने हम तीनों को आपस में आने के लिए बाध्य कर दिया। अगर बातें करती हैं। ट्रम्प इतने टैरिफ नहीं लगाते और इतना उनकी जो अगर आप देखो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही नहीं जा रही है, क्योंकि आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आज आप कुछ बोल रहे हैं, कल आप दूसरी चीज बोल रहे हैं। तो वो जो है बड़ा ही एक तरह से कॉम्प्लिकेट कर देता है हर सिचुएशन को। और आपने बिल्कुल सही बोला, उन्हीं के कारण हम तीनों एक कोशिश कर सकते हैं कि ये तीनों राष्ट्र एक पास आकर एक गुट बन सकता है। आई मीन, इसकी संभावनाएं हैं, हालांकि मुश्किल जरूर है, बट कोशिश की जा सकती है। हम आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि हम तीनों की इकोनॉमीज, रशिया, इंडिया, चाइना, तीनों की इकोनॉमीज अच्छी हैं। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर यूएस की इकोनॉमी देखें तो वो मतलब ढलान की तरफ है, वो जब तक प्रिंट कर रहे हैं तब तक बाकी है। वुड यू लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस वन मोर? यस, मैं तो ये कहूँगी, जैसे कि मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया दोनों, और हमारा देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग कितना बढ़ रहा है, चाइना का, हमारी तो सर्विस इंडस्ट्री है ही। तो और रशिया अगर देखें तो वो तो विश्व में ऊर्जा और नेचुरल गैस एंड ऑयल, अगर ये तीनों, हम तीनों में कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, अगर वो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएं तो आप देखिए कि जो नया एक समीकरण होगा वो कितना डिफरेंट होगा, कितना विभिन्न तरीके से आपको क्या कहते हैं, बहुत उससे लाभ हो सकता है। जी। सर, मैम ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा। आरआईसी में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम तीनों की अपनी-अपनी बड़ी स्पेशलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैम जो लेकर आई। चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज़ अ कंजम्पशन हब, और रशिया इज़ द ऑयल एंड जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, जो रॉ मटेरियल या फिर जो एनर्जी चाहिए, उसका हब। तो हम तीनों के जो एसोसिएशंस है, अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। एंड यूएस वो उस पूरे पूरे उसमें कहीं फिट नहीं आता है। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी, जी सर, प्लीज़ इलैबोरेट, देन आई विल नहीं, आस्क आप नेक्स्ट। बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए उसको, तब मैं दोनों को एक एक और, साथ। जी सर, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूएस इज़ नॉट अ सिविलाइजेशन। इट्स अ अमाल्गमेशन ऑफ डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लोग स्कॉटलैंड से भगाए हुए क्रिमिनल्स थे, जो वहां जाके वहां पे रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन को भगाया। फिर अफ्रीकन पहुंचे हुए हैं, फिर मैक्सिकन्स पहुंचे हुए हैं, इंडियंस भी पहुंचे हुए हैं।
कैनेडियंस है, मतलब अलग अलग जगह से वर्ल्ड के लोग इकट्ठे हुए हैं जो अपने अपने हिसाब से। बट अगर आप चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशनल है, मतलब हम वी हैव बीन वेरी रिच दैट वे। जी सर। देखिए आपने सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर रोशन ने पॉइंट बताया है कि ईच वन हैज, हर एक के पास अपनी एक ताकत है। और वो बोलते हैं ना कि 5 उँगलियाँ हैं, जब ये मिल जाती हैं तो मुट्ठी बनती है। लेकिन जब ये 5 उँगलियों को मिलाना होता है, इसमें बीच में अगर 1-2 काँटे-फूटे आप छुपा देंगे, तो ये फिर मिलती नहीं है, फिर ये बार-बार ऐसे ही करती रहती हैं, खुलती ही रहती हैं। तो हमारे जो, जहाँ तक रशिया और इंडिया का सवाल है, रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप में अभी तक कोई ऐसा काँटा नहीं आया पिछले 40-50 साल में, जो कि हमारे को मिलने से रोके। हमारे रशिया चाइना के रिलेशन में जो बहुत बड़ा काँटा नहीं, मैं तो बोलूँगा पहाड़ है, वो है चाइना। और वो चाइना की जो सिचुएशन है, या जो उसकी फितरत है, सिचुएशन गलत शब्द होगा, उसकी जो फितरत है, वो इतनी मैं कहूँगा मिलाने की नहीं, वो तोड़ने की फितरत है। और उसका कारण ये है कि वो हर बार बोलता है कि भाई हम हर चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, बॉर्डर इश्यू को छोड़ देते हैं। पहली बात तो बॉर्डर इश्यू, वो चाइना है नहीं जहाँ पर ये अपना क्लेम रेज़ कर रहा है। वो एक तिब्बत है, एक अलग देश था। खाली चाइना ने कुछ ज़बरदस्ती सुज़रैनिटी उसके ऊपर रखी हुई थी। सुज़रैनिटी इज़ नॉट द क्लेम फॉर योर क्या बोलते हैं कि ये आपके देश है, वो क्लेम नहीं है आपका। वो तो वही बात होती जब प्रिंसली स्टेट्स थी, तब क्या था, ब्रिटिश इंडिया के अलग प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स खाली सुज़रैनिटी में थे, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया के नीचे। वो ब्रिटिश इंडिया के नीचे नहीं थे। फॉर ऑल द मैटर्स दे वर इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस। इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब के लिए वो इंडिपेंडेंट थे। और एन इकोनॉमिक कुछ उनको देना पड़ता था, क्या बोलते हैं, टैक्स वगैरह देना पड़ता था। सुज़रैनिटी टैक्स होता है, वो सब देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना ही इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है, ये जो मुट्ठी एक करने में। और बाकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें चाइना को मनाना पड़ेगा, और चाइना को मनाने का एक ही तरीका है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आप जब तक पॉजिटिव एक्शन नहीं दिखाएँगे, तब तक आगे कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। ये तो भारत ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। जैसे उधर है ना, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, एंड टेरर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर। इधर ये है कि विदाउट द बाउंड्री डिस्प्यूट बीइंग प्रोग्रेस्ड, वी विल नॉट डू एनी अदर थिंग्स। जो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने क्रिटिकल एरियाज़ में चाइना की चीज़ों को लाने में कतराते हैं। जैसे आप मान लीजिए ड्रोन्स ही है। जब अब हमने हुक्म दिया है कि भई जो भी ड्रोन्स बनाएँगे, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाएँगे, उसमें चाइनीज़ कंपोनेंट नहीं होगा। फिर भी घूम फिर के कहीं न कहीं से हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, वो चाइनीज़ कंपोनेंट डाल देते हैं। उस उसका घाटा ये होगा कि जब एक्चुअल लड़ाई होगी तो इनको वो फ़ेल कर सकता है। इन सिस्टम्स के थ्रू हमारे सिस्टम में घुस सकता है, हमारे सिस्टम्स को सैबोटाज कर सकता है। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा आरआईसी का जो फ़ॉर्मूला है। ऑन पेपर बहुत अच्छा है। ऑन पेपर अगर रशिया अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना है, तो आरआईसी एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जो कि अमेरिका को उसकी जगह दिखा सकता है, उसको ठिकाने लगा सकता है। मैं यहाँ पर इंडिया की बात कंज़्यूमर मार्केट से नहीं करूँगा, हमारी स्ट्रेंथ कंज़्यूमर मार्केट होगी, लेकिन वो हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कंज्यूमर मार्केट की स्ट्रेंथ हमारे लिए है। हम जो पैदा करें वो हमारे यहाँ ही खप जाए तो हमारे को तो बहुत अच्छा है। बॉर्डर पे कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखाएगा, भारत चाइना के साथ अपने रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। ट्रस्ट फैक्टर एकदम ज़ीरो हो गया है गलवान के बाद। कुछ एक्शंस लिए गए हैं, जयशंकर द्वारा, एनएसए भी गए थे, जबकि हमने दोबारा अपनी रिलेशनशिप्स को थोड़ा-सा अमेंड किया है। वो लोग तकरीबन प्री 2020 की पोज़ीशन में आए हैं, बट प्री 2020 के पहले इन्होंने बहुत सारा गलत काम कर रखा है, तो उसको भी तो ठीक करना है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आरआईसी मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। एससीओ में जाना एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है अमेरिका के लिए कि भाई
इतना हमें मजबूर मत समझो कि हम कहीं और नहीं जा सकते। कल जो तुम्हारा दुश्मन था, हम उसको दोस्त नहीं बना सकते। आई थिंक इंटरनेशनल यहाँ पॉलिसी। पर एक वो दोनों ही मिलके भारत को, मैम मैम बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है। दोनों यूज करने की कोशिश कर रहे हैं भारत। चाइना के अगेंस्ट यूएसए ने कोशिश की भारत को इस्तेमाल करने की, फिर भारत से ही दुश्मनी कर ली, भारत को ही परेशान करने लगे। अब चाइना इस्तेमाल करना चाहता है भारत को अगेंस्ट यूएसए, एंड रशिया तुम्हारा ऑल टाइम फ्रेंड ही है। सो इट्स लाइक भारत हैज बिकम सेंट्रल टू एवरीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। जी मैम। नहीं, जो जलन सिंह ने मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि जो हमारे सीमा में जो जितने भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको सॉल्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी चीज़ों में जब हम बात करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि ट्रंप के कारण जो समीकरण है पूरे विश्व का, वो धीरे-धीरे चेंज होते जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखो कि अगर कोई देश चाहता है कि उसका हित में क्या सबसे मुख्य बात है, अगर वो आर्थिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब देशों के लिए बहुत अहम मुद्दा रखता है। तो एक ये मुद्दा है जिसको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं, पर बातचीत का मतलब ये है कि हमको हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, उनको आपको पहले रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमारी सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अब हम बात आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह का माहौल तैयार हो रहा है। और आप देख रहे हैं धीरे-धीरे जो चीन के क्या कहते हैं, उनके यहाँ से भी जो आवाज़ें आ रही हैं, वो भारत के तरफ से वो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका भी थोड़ा मेल्ट डाउन हो रहा है। हम भी अगर वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम अगर एक कदम बढ़ाएँ, तो धीरे-धीरे ये आगे बढ़ सकता है। बट ये बिल्कुल सही चीज़ है कि बॉर्डर इश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको निग्लेक्ट करके कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। जी। सर 2-3 और डेवलपमेंट्स हो रही हैं पैरेलली व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पुतिन आ रहे हैं भारत। तो किस लिए आ रहे हैं सर? मतलब व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट एजेंडा? और दोवल जी गए हुए सिर्फ डिफेंस की बात करने, इस बात को तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दोवल जी की जगह मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंट टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ये तो सारी डील्स आजकल फ़ोन कॉल्स पे भी हो जाती हैं, बट नॉनदलेस जाके विज़िट ज़रूरी हो जाता है। तो दोवल जी की विजिट बैकग्राउंड में, इन केस इफ यू हैव सम नॉलेज, देन पुतिन जी आ रहे हैं। एंड पुतिन को लेके तो लड़कियां भारत में बहुत वो हैं, मतलब यू नो लॉट ऑफ गर्ल्स हैव क्रश एंड आई आल्सो हैव वन। ही इज द स्मार्टेस्ट गुड। मैन आई थिंक एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। सो दैट वन, एंड देन पुतिन वाज यू आल्सो आर मीटिंग। ब्लशिंग, यू आर ब्लशिंग। So Putin is also ओके। meeting Trump at the same time. तो ये क्या मतलब what is he trying to do on all this thing? जी। देखिए देखिए, ये पावर गेम चल रहा है, सिंपल पावर गेम चल रहा है। एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस पावर गेम इन इट्स ओन वेज। अपने ही तरीके से इंडिया इस पावर गेम में गेम चलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि इंडिया के पास जो भी ऑप्शंस हैं मैसेजिंग करने के, वो सारे दिए जा रहे हैं। इंडिया पुतिन अगर आपस में बातचीत करते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि ये बातचीत कब होगी, पोस्ट या प्री? ट्रंप के पहले अगर बातचीत होती है तब तो हम कुछ मैन्यूवरिंग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि एनएसए जा चुके हैं उधर। लेकिन पुतिन और प्राइम मिनिस्टर अगर पहले मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और पुतिन की मीटिंग से, तो शायद हमको ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि अगर उधर कुछ एग्रीमेंट हो गया तब इधर रिवर्ट करना मुश्किल होगा। मेरा ये अंदाजा है कि एनएसए गए हैं कुछ इसी तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ताकि इंडियन interests are not compromised. Let me tell you, India takes today $120 billion per year or worth of petroleum products from Russia. अब 120 के ऊपर खाली चाइना ही है जो कि 220 या 223 बिलियन डॉलर्स का वो सामान लेते हैं। ईयू को पूरा अगर आप कंबाइन कर दें तो 123 बिलियन है। तो टेक्निकली वी आर नंबर 2। सो कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरे ख्याल से एनएसए साहब उनको याद दिलाने के लिए गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि फॉर पुतिन इस समय उनके ऊपर भी बहुत मजबूरियां हैं और लड़ाई चल रही है।
चौथा साल चल रहा है, उनके काफ़ी नुकसान हुआ है, पब्लिक सोल्जर्स का नुकसान हुआ, इक्विपमेंट का नुकसान हुआ, इंडस्ट्री पूरे अपने फुल कैपेसिटी पे चल रही है मिसाइल्स और ये सब चीज़ें बनाने के लिए, एम्यूनिशन बनाने के लिए। तो इस समय पुतिन के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो उस प्रेशर में पुतिन क्या कर जाएँ, वो हमारे को देखना पड़ेगा। सो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि कुछ दिन और हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई ये गेम क्या है? क्या भारत समझा पाएगा रशिया को, या भारत गया है अभी एक हँसने वाली बात भी हो सकती है इसमें कि भारत गया है रशिया, मतलब एनएसए गए हैं रशिया में। इसी के बीच में शायद अगर इनकी बातचीत हो जाए प्रधानमंत्री जी की और पुतिन जी की, और उधर डील हो जाती है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उधर एक सीज फायर की डील हो जाती है और फटाक से प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ये हमारी मध्यस्थता की वजह से ये सीज फायर डील हुई है बिटवीन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मजा आ जाएगा। मैं तो बोलूंगा अगर ये हो गया तो मजा आ जाएगा। देखिए छटपटा के मर जाएगा ट्रम्प, ये क्या हो गया, मेरी गोली मेरे पर फायर फायर हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब तो इट इज बल्ले बल्ले, बट दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर साइड। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। जी मैम, एक चीज और हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है मैम, जिसका भी सर ने कहा, ट्रम्प इज मेकिंग श्योर कि यूएस डूबे, अच्छी तरीके से डूबे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में डूबे। मतलब इफ आई जस्ट मेंशन डाउन कपल ऑफ कंट्रीज जो लास्ट 48 आवर्स में which have turned against अमेरिका इज स्पेन हैज कैंसल्ड F-35 turned against, स्विट्जरलैंड ने F-35 कैंसिल किया, साथ के साथ ट्रेड डील कैंसिल कर दी। उसके बाद सिंगापुर हैज गिवन बिग स्टेटमेंट, भारत, रशिया, चाइना, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, the quad which was supposed to be such a big event that has been called off. तो बाइडेन के बाद अगर कोई लुटिया डुबो सकता था अमेरिका की, वो है ट्रम्प, एंड ही इज डूइंग इट वेरी वेल एक्चुअली। जी मैम। आप सही कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है उसके लिए उसका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका व्यक्तिगत हित सर्वोपरि है। तो उस चक्कर में वो जो विदेश नीति है वो उस पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखें भारत और यूएस के बहुत साल लग गए अपने संबंध सुधारने में, परंतु एक ट्रम्प आया और उसने हमारे रिलेशनशिप को इतने पीछे छोड़ दिया। और मेरे को लगता है उसका यही है कि मुझे किसी तरह नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और अभी जो जैसे कि जनरल सिंह ने भी बोला कि रशिया की वो ट्रम्प से बात कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ है कि रशिया ने अपने जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस पे अग्रीमेंट करने को रेडी होगा। तो उसका अगर हम देखें तो उसने तो बोला है कि पहले यूक्रेन नीटो में नहीं ज्वाइन कर सकता, उसने जितने भी एरियाज अपने अंदर कैप्चर किए हैं वो रिटर्न शायद नहीं करेगा। तो उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो काफ़ी टफ है। अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कितनों में सहमत होता है और कितनों में नहीं होता है। तो ये एक जो है आज की जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा हो गया है। आप किसी भी चीज को बोल नहीं सकते कि यही होगा। देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस, बट इस अनसर्टेनिटी से भी कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, ये तो इसमें पक्की बात है। और आपने सही बोला कि बहुत हद तक अमेरिका जो है वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। जी सर, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि क्या आरआईसी एक ब्रिक्स, नॉट आरआईसी आई वुड से, ब्रिक्स एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है ट्रम्प के लिए, दैट ही इज रियली गॉन नट्स। देखिए कुछ चीजें जो है ब्रिक्स की इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें जो है ना वो ब्रिक्स की इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप समझ लीजिए जो इनकी जो इकोनॉमी है दैट्स अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सकती है अगर ये सारे एक साथ हो जाते हैं, जो कि है भी इस समय। और ब्रिक्स जो है ब्रिक्स प्लस हो गया है, ब्रिक्स प्लस 10 हो गया है, तो इस समय ब्रिक्स की भी जो वो है बढ़ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ब्रिक्स में अभी लानी ज़रूरी है, जैसे सेक्रेटरीट लाने की ज़रूरत है। तो जब तक वो कोई एजेंडा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
जहाँ तक डी-डॉलराइज़ेशन का सवाल है, वो मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ सकता है। देखिए, अभी भी 90%, 95% का जो ट्रेड होता है, वो डॉलर में होता है। जो थोड़ा बहुत हम लोग कर रहे हैं, रशिया इंडिया रुपी में कर रहा है, चाइना रशिया उसमें कर रहा है, युआन में कर रहा है। इस तरह के जो छोटे-छोटे एक्शन हैं, वो तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 50-60 साल लग जाएँगे अगर डी-डॉलराइज़ेशन की बात करें। जहाँ तक यूरो का सवाल है, यूरो बिखर चुका है तकरीबन, यूरो डाउन होता जा रहा है। पहले अप था, बट अब यूरो की कीमत जो है नीचे नीचे चलती जा रही है। तो यूरो भी रिप्लेस करना डॉलर के लिए बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ ब्रिक्स थ्रेट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी करेंसी वगैरह में कोई बदली आएगी, करेंसी अभी वही रहेगी। Right. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Ma'am, आप please conclude the session. मैं तो यही कहना चाहूँ आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टन है और उसमें हर नेशन को, हर देश को अपना हित देखना पड़ेगा और अपना हित किस तरह अच्छे से किस समीकरण में अच्छे से पूरा हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने पहला सवाल किया था कि आसिफ मुनीर जो हैं वो अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्रम्प से पहले जो था वो पाकिस्तान अमेरिका की विदेश नीति में नहीं था और क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारण से ट्रम्प उन्हें इतना भाव दे रहे हैं, आप मान सकते हैं। और उसमें 2-3 कारण जैसे कि जनरल सिंह ने भी पहले भी बताए थे कि एक तो ये भी हो सकता है कि अभी अगर आप देखें कि बीच में सेंट्रल एशिया का वो हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन की मीट हुई थी, वो भी इन्होंने करी थी, इनके पाकिस्तान ने मिलकर करी थी। तो वो भी एक एरिया है जहाँ हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका का रियल इंटरेस्ट क्या है, कहाँ वो जाने की कोशिश कर रहा है या वो चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए आगे मुसीबत ही होने वाली है क्योंकि एक तरह से वो आप 2 नाव में पैर रख के नहीं जा सकते। तो वो एक चीन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, तो आगे देखना पड़ेगा कि आगे ये कैसे समीकरण कैसे जाता है। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, रशिया, चाइना, इंडिया, इसमें पोटेंशियल है, बट कितना हम एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझकर आगे बढ़ सकते हैं, यह देखना बाकी रहेगा। Yes, sir. देखिए, 3-4 पॉइंट मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि इस पूरी सिचुएशन को हमको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म है जिसमें कि हम छोटे-छोटे गेम खेलेंगे और अपने जो इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने के लिए आगे कदम उठाएँगे। दूसरा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? ट्रम्प 3 साल के लिए और है, साढ़े 3 साल और रहेंगे। उसके बाद कौन आएगा? उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी? क्या हम इनको ऐसे ही छोड़ दें आधे रास्ते में अमेरिका को? मेरे ख्याल से उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अमेरिका की पॉलिसी की तरफ ध्यान देना है। इसलिए मेरा जो मानना है अमेरिका और इंडिया का जो इस समय करंट दौर चल रहा है, इस दौर में हमको बी फर्म बट नॉट एंटागोनिस्टिक, यानी कि हमें अपनी जगह पे एकदम सख्ती से खड़े रहना है कि हम नहीं मानेंगे। हम पहले भी ये जो भारत है ना वो राणा प्रताप की औलाद है, जो कि बोलती है कि भाई हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। सो वो उस जज़्बे से अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो यू टर्न ट्रम्प है या जो टैको ट्रम्प जिसको बोलते हैं, ये कुछ दिन में ज़रूर यू टर्न कर लेगा या टैको हो जाएगा, वो सारी कहानी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है आरआईसी का है, आरआईसी, एससीओ इन सब में हमको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हमारी विदेश नीति है वो बड़ी क्लियर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा एक पहले से ही स्टांस रहा है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता हम कि ब्रिक्स में जाएँ या फिर G7 में जाएँ या G20 में जाएँ। आपकी मर्ज़ी, आप नहीं बुलाना चाहते हो G20 में, हम नहीं आएँगे G20 में। लेकिन कहने का मतलब है कि हम तो सब जगह जाएँगे। सो अगर हमारी पॉलिसी पहले से ये रही तो हमने कोई नई बात तो कही नहीं है। अगर हम आरआईसी में जा रहे हैं तो पहले भी आरआईसी में जाते थे। अगर हम एससीओ में जा रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे। इसमें हमने नया क्या किया है?
हम तो अपनी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी उल्टी सीधी करते रहते हैं। जब मन किया इधर लुढ़क गए, जब मन किया उधर लुढ़क गए। हम नहीं लुढ़के हैं। तो कहने का मतलब वी आर ऑन अ बैलेंस्ड वे, वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इन अ बैलेंस्ड वे। तीसरा जो पॉइंट है कि मुझे लगता है कि अब हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना बोल करके हमको अपने आप को ब्रिजिंग पावर बोलना चाहिए। और ब्रिजिंग पावर का मतलब होता है कि मैं एक पावर को दूसरे पावर से मिला सकता हूं। अगर ब्रिक्स में कुछ गलत हो रहा है जो कि एंटी G7 हो सकता है, उस पर रोक लगा सकता हूं। अगर G7 में कुछ गलत हो रहा है जो कि ब्रिक्स के लिए गलत होगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक अपना अंकुश लगा सकता हूं। अब जैसे G20 में जो स्टेटमेंट आई थी फाइनल, उसमें रशिया के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज की जा रही थी। उसको भारत ने नेगोशिएशंस करके G20 के देशों से उस पूरी स्टेटमेंट को बाहर निकलवाया और एक कॉन्सिलिएटरी सिचुएशन स्टेटमेंट बनाई गई। कहने का मतलब है भारत ने एक ब्रिजिंग का काम किया, एक पुल का काम किया है दोनों के बीच में। ये तो एक बहुत अच्छी बात है और इसको हमको नैरेटिव के तौर पे फैलाना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि कृष्ण की तरह, इट इज कृष्णास टाइम विच हैज कम फॉर इंडिया। ये कृष्णा का समय है भारत के लिए, जिसको कि हर चीज अपने अस्त्र और शस्त्र में है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों इस्तेमाल करेगा भारत, क्योंकि इस समय भारत शस्त्र इस्तेमाल करने के भी काबिल है और शास्त्र तो पहले से ही था। वो शास्त्री इतने ज्ञानी हमारे लोग रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लास्ट चीज जो है आसिम मुनीर, देखिए आसिम मुनीर जो है ना, मुझे लगता है कि वो ट्रंप की तरह एक अलग प्रोजेक्टाइल बन गए हैं पाकिस्तान के। अब आसिम मुनीर की ही बात करता हूँ, घर में उनके खिलाफ विरोध चल रहा है, बाहर जाते हैं तो पीटीआई के सारे सपोर्टर उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में जाए या चाहे कहीं भी जाए। इस समय जो आसिम मुनीर की जो फौज है वो भी डिवाइडेड है उनके ऊपर। मुझे जहां तक लगता है आसिम मुनीर को अपनी अपनी जान का भी खतरा हो सकता है, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितना जल्द हो सके अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ और ये इस लफड़े चपड़े से बाहर निकलो। सारा कुछ जो मैंने पाकिस्तान से करना था कर लिया, जितना कुछ कमाना कुमाना था कमा करके मैं अब बाहर चले जाता हूँ, जैसे परवेज मुशर्रफ भाग गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी बहुत जोर पकड़ रही है। कल मैंने सोशल मीडिया में देखा पाकिस्तान के, वहां काफी विरोध चल रहा है इनके अगेंस्ट, कई सारी इनकी पॉलिसीज के ऊपर विरोध चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये, और इसमें देखिए सबसे ज्यादा इवन सिविलियंस भी नाराज हो गए हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको तो साइड लाइन ही कर दिया टोटल। कोई पूछ ही नहीं रहा कि शाहबाज क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आप देख रहे हो किसी भी सोशल मीडिया में, शाहबाज हो गया, इशाक डार हो गया, इनकी कोई बात करता है? कोई नहीं कर रहा है। अगर ये बोलते भी हैं तो न्यूज मीडिया वाले जो पाकिस्तान के, उनको ऐसे एक दो बार कवर करके आगे हट जाते हैं। वो दोबारा आसिम मुनीर के पास चले जाते हैं, भैया वो दोबारा जा रहा है अमेरिका। टॉप 5 हेडलाइन जो है, पांचों की पांचों आसिम मुनीर के बारे में है और एंटी आसिम मुनीर है पाकिस्तान के पेपर। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि गिने हुए हैं। उनका खुदा उनको क्या बोलते हैं, जो भी करना चाहे करने दे, हमें उनसे कोई लेना रहमत देना नहीं है। रहमत हाँ? बख्शे, रहमत बोलते हैं ना, या कुछ हाँ, ऐसा बोलते हैं। मैं थोड़ा रहमत बख्शने को बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा उनका खुदा उसका जो करना चाहे करे, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। इतना ये है कि पाकिस्तान ये तो भूल जाए कि अब वो भारत को किसी भी हालत में टैकल कर सकता है। भारत पाकिस्तान का वो हाल कर देगा, क्योंकि अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही ना भाई, सुपर पावर। हमने तो सुपर पावर से पंगे ले लिए, डायरेक्ट टकरा गए हम तो। अब इससे ज्यादा क्या टकराएंगे हम किसी से? कोई बोलता था बहुत ना ज्यादा। कि आप डर के मारे, क्या आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया? अब बताएं कोई कि अमेरिका के दबाव में हमने सीज फायर किया है। ऐसी जगह ठोका है कि इनको याद ही नहीं आ रहा है, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि अब भारत से डील कैसे करें। जी, तभी तो 50% टैरिफ माने रखता। इस समय उन्होंने सेमीकंडक्टर्स पे 100% टैरिफ लगा दिया है भारत के खिलाफ। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तो अगर मैं तो बोलती हूँ, अगर और सिर्फ 500 अगर कर देना अगर चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू, द इंडियन पब्लिक हु इज गोइंग टू बेयर इट, उनका नो, अपना देखो नुकसान। हमको अल्टरनेटिव
ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है, सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर हमको जल्दी से जल्दी और अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम फ्यूचर में जब भी कुछ होता है उसको हम खाली अपनी ताकत पे ना, खाली अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने साजो सामान, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, उन सबको साथ लेकर के हम अपने दुश्मन को जवाब दें। थैंक यू। आई थिंक भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपने आप को विश्व में ये स्थापित करने के लिए कि भारत हैज राइट। जय हिंद। जी, thank you so much, sir, and a big thanks to all the social media influencers और the mainstream media। ये ऐसा वक्त है जिस वक्त भारत को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। They're testing us, they're testing us। डिवाइड करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है, जिसमें से एक युवा नेता है, किसकी तरफ मेरा इशारा है सभी जान रहे हैं। सो स्टैंड टुगेदर, वी यूनाइट, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। ये स्वाभिमान का मामला है, ये भारत का मामला है। This is not about caste. This is not about Hindu, Muslim, Christianity, nothing. This is about US versus Bharat, in short. Thank you so much, sir, for joining. Thank you so much, ma'am, for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।